तो नमस्ते आप भाई बहन लोगों को, बच्चा पार्टी लोगों को। और मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में रिज़ल्ट भी शेयर करूँगा। रिज़ल्ट अच्छा आया है हमारा, क्योंकि आप लोग भी उत्सुक होंगे कि क्या आया रिज़ल्ट, तो आपको भेजेंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात बाकी ये था कि हम लोग नेशनल इनकम कर रहे थे, जो कि ज़रूरी काम है हमारा। और इसमें हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया था वो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स किया था। इसके बाद आप आगे आएंगे तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये टॉपिक आपको दिया हुआ है, इसको हमें करना है, ठीक है। ये बता रखा है, तो ये सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला बात नहीं है, इसमें से आता भी नहीं है कुछ। आप अपना रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखोगे तो भी काम हो जाएगा, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कंजम्पशन गुड्स इसमें इन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है सबसे पहले कि कंजम्पशन गुड्स क्या होती है, कि हमारी डायरेक्टली जो ज़रूरतों को पूरा कर देती है, उस हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर देती है, उसको कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, ब्रेड है, बटर है, शर्ट है, पेन है, टेलीविज़न है, ये सारे जो है एक तरीके का कंजम्पशन गुड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक तरीके से। और कंजम्पशन गुड्स को फर्दर इन्होंने डिवाइड भी किया है कैटेगरी में, कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल है, नॉन ड्यूरेबल है और सर्विसेज है। ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो कि लंबे टाइम पीरियड तक चल रहे होते हैं, जैसे आपके फर्नीचर है, टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सब लंबे ड्यूरेशन तक चल रहे होते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म थोड़े से रहते हैं, जैसे आपके जूते हैं, आपके कपड़े हैं, बर्तन हैं, ठीक है, ये सब थोड़े से शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, सेमी ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल होता है जो बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं है, एक साथ साथ के साथ ख़त्म, जैसे आपने बिस्किट खा लिया, ठीक है, आपने जैसे ब्रेड खा ली, आपने रस खा लिया, आपने फ़ैन खा लिया, ये सारी जो है चीज़ें जो है नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है, साथ के साथ आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। और सर्विसेज के बारे में आपकी बात करें तो सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट तो नहीं होता है, ये सर्विसेज है जो आपकी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है, और इसको हम लोग फिज़िकली जो है टच या फील नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, बैंक्स की ये जो सर्विसेज होती है, ये सारी की सारी जो है आपके कंजम्पशन गुड्स की कैटेगरी में आती है, ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। उसके बाद इन्होंने कैपिटल गुड्स के बारे में बताया है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, जो कि ना आप अगर इसको डायरेक्टली अगर देखा जाए तो जैसे कंजम्पशन गुड्स को प्रोड्यूस करने में ये मदद करते हैं, या कैपिटल इसको यहाँ पे लिखा भी है कि जो फर्दर हेल्प करते हैं आपकी प्रोडक्शन में, उसको भी बोला जाता है। तो एक तरीके से इसको प्रोड्यूसर गुड्स भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसमें इन्होंने बोला है प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सारे कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में यहाँ पे आ जाता है। ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, लंबे टाइम तक चलता है, इनकी आइडेंटिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म नहीं होती है, और इनको बस ये होता है रिपेयर और रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और इनकी डिराइव डिमांड है, क्योंकि एक चीज़ की पर्टिकुलर कोई डिमांड, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि एक पर्टिकुलर चीज़ की कोई डिमांड आएगी तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ बताई। तो साथ के साथ उन्होंने बोला है सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स जो है कैपिटल गुड्स नहीं है। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स भी होते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल, कोल, वुड आ जाता है, ये आपके कैपिटल गुड्स नहीं होते, बिकॉज क्या है, ये आपको काम करते करते ही कंज्यूम हो जाने हैं, ये ख़त्म हो, जैसे आपने ऑयल यूज़ किया, जैसे पेट्रोल यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, गैस यूज़ करते हैं लोग, ये सब जो है कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। और कैपिटल गुड, जैसे इन्होंने बोला कि सारे प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होते, दूसरी कैटेगरी, इट इंक्लूड्स फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी विच कैन रिपीटेडली बी यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्योंकि जैसे जो ज़मीन आपने ले ली और जिस ज़मीन पे बैठ के आप काम कर रहे हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है, तो इसलिए वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता, प्रोड्यूस तो की कैटेगरी में नहीं आता, उस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बोला, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करो, एक सेकेंड। ठीक है, एक प्रियांशी कहाँ है, ये एक मिनट जी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इन्होंने बताया, इसलिए हम कह सकते हैं कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स नहीं होते, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो ये कह सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, जिसका एग्जांपल दिया है। फिर क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग कि कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, तो कहते हैं क्लियर कट कोई डेफिनेशन नहीं है, बट हम यूँ ही देख सकते हैं कि कंजम्पशन या कैपिटल गुड क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज़ ऑफ द गुड, कि कैसे यूज़ कर रहे हो। कि अगर आपने मशीनरी ली है
is purchased by a household is a consumption good, whereas if it is purchased by the firm for use in the business then it is a capital good. जैसे घर में होते हैं, हमने सिलाई मशीन खरीद ली, तो वो सिलाई मशीन हमारे लिए क्या हो गई, हमारे लिए कंजम्पशन गुड हो गया. बट वहीं पे अगर किसी की दुकान है, ठीक है, जो इस चीज़ का काम करता है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए वो कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, जैसे टेलर की दुकान हो गई या बुटीक हो गया इस क्वांटम से. क्या इसका डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो, इसमें से ज़्यादा कुछ कवर नहीं होता. ठीक है, ओके. ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आओ. अब ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये आप या तो एक जगह नोट डाउन कर लेना या यहाँ से आप बुक से रेफ़र कर लेना, तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा यहाँ पे आपको. तो 2-3 चीज़ें हैं: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं. और ये न्यूमेरिकल का पोर्शन है एक्चुअली, और इनफैक्ट इसको समझोगे तो आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कर पाओगे. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लिख लिख के यहाँ पे समझा देता हूँ. ठीक है, थोड़ा सा क्लियर रहेगा. एक सेकेंड रुको, होल्ड करो प्लीज़. वन सेकेंड. ऑप्शन नहीं है स्क्रीन शेयरिंग का, होगा तो सही. चलिए, यहाँ पे वो ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा. एक मिनट को देख लेता हूँ. ओके, जैसे देखा वो चेंज हो रहा था. ओके, ठीक है. चलो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं. ओके, तो अब यहाँ पे ना आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो 2.6 वाला है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन. और इसकी डिफ़ाइन यहाँ पे किया हुआ है, बट बेसिकली डेफिनेशन का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कवर नहीं हुआ है सर. आपको जो बेसिक चीज़ों पे आपको ध्यान देना है वो यही इन्होंने बता रखा है कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस आपको निकालना पड़ता है जब भी आप नेशनल इनकम के लिए जो है कैलकुलेशन कर रहे होते हो. ग्रॉस और नेट का आपको डिफरेंस निकालना पड़ता है, और इसको निकालोगे तभी जो है कई क्वेश्चंस पे आप लोग पहुंच पाते हो. तो इसको थोड़ा सा आपको डीपली समझना पड़ेगा. अब एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो, ग्रॉस है आपकी बड़ी टर्म. ग्रॉस जो है बिगर टर्म या बड़ी टर्म है. और ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट पे पहुँचते हो. ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, माइनस करते हो तो नेट पे पहुँचते हो. तो ग्रॉस बड़ी टर्म है. डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी असेट की वैल्यू में कमी आना. जब वो कमी आएगी उसको माइनस कर दोगे, माइनस आएगी तो नेट वैल्यू पे पहुँच जाओगे. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है. तो ग्रॉस आपकी बड़ी टर्म हो गई, नेट आपकी जो है छोटी टर्म हो गई. ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, या नेट, इसको मैथ्स अप्लाई करनी होगी इसमें. नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस. ठीक है, क्योंकि आपको आना जाना टू एंड फ्रो करके, टू एंड फ्रो वाला क्वेश्चन आपको करना पड़ता है यहाँ पे. ठीक है, दोनों एस्पेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पे कवर है. कभी कभी आपको बोलते हैं कि ग्रॉस टर्म निकालो, कभी कभी बोलते हैं आपको नेट टर्म निकालो. तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है. सबसे पहले इन्होंने इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करी है कि जो है हमारे कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी में ऐड होता है, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं. जैसे आपने बिल्डिंग खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, परचेज़ कर लिया. और इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, ग्रॉस और नेट. ग्रॉस इन्होंने बोला है इट इज़ द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ द कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है,
यानी डेप्रिसिएशन आपने अलाउ नहीं किया है उससे पहले का जो भी अमाउंट होगा वो ग्रॉस होता है, ठीक है। इसमें फिक्स असेट, अनसोल्ड स्टॉक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स असेट एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो जैसे क्या होता है, आप कोई मशीनरी खरीद रहे हो, जैसे आप गाड़ी खरीद के लेके आए हो फॉर एग्जाम्पल, तो गाड़ी शोरूम में खड़ी है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बट आपने नई गाड़ी खरीदी, आपके पास आएगी, जैसे आपके पास पहुंच गई उसी टाइम डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है, उसी टाइम। ऐसी मशीनरी होती है, ऐसी साइकिल होती है, ऐसे ही फ़ोन होता है, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कपड़े लत्ते कुछ भी, जिस तरीके से देखा जाए तो ये ग्रॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आपको जाता है, ठीक है। और ये हमें ऑब्वियसली एक्चुअल चेंज के बारे में तो नहीं बताता, बट जो भी होता है, जो हमें क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो हमें ग्रॉस और नेट का ही ध्यान रखना है बस। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड, इट टर्म इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो हमें जो है नेट इन्वेस्टमेंट का पता चल जाता है, विच इज़ लाइक सिंपल सी बात है कि अगर एक बंदा 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद कर लेकर आता है और उसके ऊपर मान के चलो 15% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की गाड़ी आज खरीद के लेके आ रहे हो, अगले साल उसकी वैल्यू नहीं होगी भाई, उसमें से क्या होगा आपको उसकी नेट वैल्यू को पता करना पड़ेगा। नेट वैल्यू के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। तो 15% डेप्रिसिएशन माइनस करें, आपकी गाड़ी रह गई सिर्फ 8.5 लाख रुपये की, ठीक है, 8,50,000 की। तो वो हो गया नेट, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट या नेट वैल्यू अगर हम देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा सकता है, ठीक है, कायदे से अगर देखा जाए। प्रियांशी कहाँ रह गए थे भाई इतनी लेट? सर सुबह से टीम्स नहीं चल रहा। सुबह से टीम्स नहीं चल रहा है, क्या करा दिया? मैंने स्कूल की भी बीएस की क्लास अटेंड नहीं करी। ओ माय गॉड, तो भाई तो ये कुछ इशू होता है तो पहले मैसेज कर दिया करो ना, मैं यहाँ पे कॉल करता रहता हूँ। सर मुझे लगा आपने क्लास ही स्टार्ट नहीं करी, फिर मैंने टाइम देखा, फिर मैंने 2 बार लॉगिन किया। सही है बच्चे, सही है बेटे, चलो कोई नहीं, बता दिया करो पहले ना। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ बता दिया करो पहले। ठीक है। ओके, तो ये इन्होंने बोला, और यहाँ पे नेट और ग्रॉस का ये बताया। प्रियांशी जो छूटा है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वो भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली आपको यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है, ग्रॉस नेट का जो डिफरेंस है वो डेप्रिसिएशन है। अब वो नेट से ग्रॉस पे चले जाओ या ग्रॉस से नेट पे चले जाओ, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस है आपकी बड़ी टर्म, ठीक है। और अगर नेट से आपको ग्रॉस पे आना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो आप ग्रॉस पे आ जाओगे, ठीक है। वाइसा वर्सा आपको करना है टू एंड फ्रो, तो ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना प्लीज़, इसकी डेफ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अभी आज मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास से देखता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या है, मोस्टली सब लोगों को पता ही होगा, किसी चीज़ में कमी आना, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, किसी चीज़ की वैल्यू में गिरावट आना उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, विच मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। तो जैसे आप यूज़ कर रहे हो, पैसेज ऑफ टाइम है, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, ऑब्सोलीट हो गई टेक्नोलॉजी, उस तरीके से जो है डेप्रिसिएशन आप लोग लगा सकते हो या डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा सकता है। और इस केस में इन्होंने क्या बोला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, वेरियस नेट एक्सक्लूडेड। आप यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी देख रहे होगे, यहाँ पे एक छोटा सा ये बना हुआ है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें ग्रॉस और इनका ये इन्होंने बताया, और मैं दोबारा बता देता हूँ, ग्रॉस बड़ी टर्म है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट पे आते हो, और नेट से आपको ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। डेप्रिसिएशन 3 रीजंस की वजह से होता है, नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ठीक है। तो मतलब आप डे टू डे यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली चीज़ यूज़ हो रही होती है तो ख़राब होएगी, डेप्रिसिएशन लगेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं भी यूज़ कर रहे हो, पड़ा जो इतना टाइम हो जाएगा तो भी जो है डेप्रिसिएशन लग जाता है। एंड अगर टेक्नोलॉजी आपकी ऑब्सोलीट यानी पुरानी हो चुकी है तो भी जो है आपका डेप्रिसिएशन वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का इन्होंने डिफरेंस दिया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी आ जाता है, स्लाइटली 1 मार्कर 2 मार्कर ही है वैसे तो। डेप्रिसिएशन फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस वगैरह की वजह से। कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस,
लाइक नेचुरल कैलामिटी, थेफ्ट एक्सेट्रा। तो कैपिटल लॉस में क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी है या आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, गाड़ी खड़ी है, रात को कोई ट्रक वाला मार गया, ट्रक वाले ने बताया भी नहीं फ़ोन करके आपको उतर के कि सर जी मैं तो गाड़ी मार के जा रहा हूँ, आप ठीक करवा लेना, ऐसा नहीं होता। तो वो आपका कैपिटल लॉस है, क्योंकि क्या है, जो गाड़ी 10 लाख की थी वो अब 75-50 हज़ार की भी नहीं रही, क्योंकि गाड़ी का पापड़ बन गया। ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न आप बनाते हो। आप लोगों ने डेप्रिसिएशन 12th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ा होगा आपने डेप्रिसिएशन, यस। हाँ, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, ठीक है, या फिर और कोई मेथड आप यूज़ कर रहे होते हो। तो उसमें क्या होता है, आप डेप्रिसिएशन का अमाउंट साइड कर रहे होते हो, ताकि जब ये मशीनरी ऑब्सोलीट हो जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास एक अमाउंट होना चाहिए। बट कैपिटल लॉस के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। आज नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए आप कुछ नहीं कर रहे होते या पैसा जमा नहीं कर रहे होते। ठीक है। डेप्रिसिएशन आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, कैपिटल लॉस करता है। ठीक है। मशीनरी है, भूकंप आया, मशीनरी ज़मीन में धंस गई, ठीक है, और उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं निकल सकती, तो गई वो मशीन, तो वो कैपिटल लॉस है। तो उस केस में क्या है, आप जो है आपका काम हैम्पर होएगा। पर डेप्रिसिएशन लग रहा हो, खड़ी है, काम हो रहे, तो डेप्रिसिएशन में थोड़ा थोड़ा होकर रिड्यूस होता रहेगा, बट आपका काम नहीं रुकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में कमी कोई नहीं आती है। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये आपका ये चीज़ हो गया नेट और ग्रॉस का डिफरेंट। और ये यहाँ से प्लीज़ मार्क कर लेना इसको, यहाँ से न्यूमेरिकल्स का पोर्शन शुरू हो जाता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो ही क्वेश्चंस होंगे, वरना नहीं होगा। पहला नेट और ग्रॉस है, और दूसरा अब जो आ रहे हैं हम लोग NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रियांशी म्यूट कर लो यार। थैंक यू। ओके, तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ठीक है, तो इस पर इसको भी कृपया करके आप ध्यान से सुनिएगा। NIT शॉर्ट फॉर्म में इसको बुलाते हैं। ठीक है, और ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, एक तो नेट, दूसरा इनडायरेक्ट, और तीसरा टैक्स। इसको समझने के लिए हम इसको तोड़ते हैं, इसका ब्रेकअप करा देते हैं। ब्रेकअप, नेट को अलग कर दो, इनडायरेक्ट टैक्स को अलग कर दो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं हमारे, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जिन लोगों ने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है, और ऑब्वियसली इसकी वीडियो यूट्यूब पे डली भी हुई है मेरी, ठीक है, तो आप वो रेफ़र भी कर सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट जिन लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे हमने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो टैक्स होता है जिसका लायबिलिटी और बर्डन अलग अलग इंसानों पे पड़ रहा होता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो लायबिलिटी एंड बर्डन का मतलब क्या हुआ, इसको शिफ्ट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर मैंने पहले भी बताया था कि मैं अगर एक रेस्टोरेंशियर हूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, जस्ट एन एग्जांपल डेली लाइफ का, ठीक है, और मेरे रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आता है, मैं GST लगाऊंगा। GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे, अब इसका लायबिलिटी और बर्डन की बात करिए, लायबिलिटी बर्डन अलग अलग लोगों पे पड़ता है। बर्डन किसके ऊपर आएगा, बर्डन फॉर एग्जांपल जैसे अंकित आया, अंकित मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया विद गुरुवंश, दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दारू वारू पी रहे हैं, एकदम नॉन एल्कोहलिक दारू, ठीक है, वो पी के जा वो पी रहे हैं, ठीक है, और सारा पैसा वैसा बना, 1000 रुपये पर मैंने 5% टैक्स लगा दिया, 50 रुपये, तो उस तरीके से 50 रुपये टैक्स। अब इसका बर्डन किस पे आया, अंकित और गुरुवंश पे आया। लायबिलिटी किसकी होगी, मेरी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि मुझे उनसे कलेक्ट करके भरना है। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम निकालते वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या बोलोगे, नेट, नेट का मतलब किसी, अब नेट क्यों, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, नेट का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ पीछे से माइनस हुआ होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज़ माइनस कर देते हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से अगर आप सब्सिडीज़ माइनस कर देते हो तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे पहुंचते हो, दैट इज़ NIT। अब ये सब्सिडीज़ क्या है, सब्सिडीज़ क्या होता है, गवर्नमेंट आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए आपको सब्सिडी देती है या एनकरेज करती है कि इसकी प्रोडक्शन आप करो। जैसे हमारे यहाँ पे खादी, जैसे खादी जूट वगैरह यूज़ होता है, तो गवर्नमेंट इसको एनकरेज करती है कि आप खादी प्रोडक्शन करो, खादी की चीज़ें यूज़ करो, स्वदेशी अपनाओ। इस केस में क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट से आपका प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ प्रोडक्शन वाला गुरुवंश है, ठीक है, गुरुवंश। तो गुरुवंश के घर में, जैसे गुरुवंश के पापा का जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग है, जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं जैसे एक्सेसरीज़ के, वो काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक इमेजिन करो सिचुएशन कि अगर गुरुवंश के पापा इस चीज़ को इम्पोर्ट करा रहे हैं, अगर इम्पोर्ट करा रहे हैं तो उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। गुरुवंश के पापा को उस गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा कि अगर आप अपनी फैक्ट्री में सामान बनाओगे हम आपको सब्सिडी देंगे। ठीक है, एनकरेज कर रहे हैं, सब्सिडी देंगे। अब क्या होगा कि मान के चलो गुरुवंश भी फैक्ट्री में बैठ रहा है, गुरुवंश ने एक व्हील कवर बनाया, जस्ट एन एग्जांपल,
ठीक है, गुरुवंश ने गाड़ी का व्हील कवर बनाया, वो व्हील कवर 100 रुपये का है, ठीक है, और 100 रुपये के ऊपर इसको टैक्स भी लगाना है, क्योंकि वो टैक्स लगा के देगा तभी मार्केट में जो है सर्टेन अमाउंट का बिकेगा। अब जैसे 15% टैक्स है, तो 100 रुपये का व्हील कवर मार्केट में कितने का बिकेगा? 115 रुपये का। सरकार उस पर आपको सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी में क्या होगा? आपके प्राइस कम हो जाएगा। गुरुवंश को क्या बोला गया? गुरुवंश जी ऐसा है, अगर अपनी फैक्ट्री में अपना काम करोगे तो 10% की सब्सिडी है। अब वो 100 रुपये पे 10% कम कर दो, तो 10 रुपये कम हो गया, 90 रुपये हो गया। 90 रुपये पे 15% टैक्स लगा दो, तो उससे जो है सर्टेन एक भी अमाउंट से एक्चुअली में उसमें कमी आएगी, तो आप उसको आपको अच्छा लगेगा, आप एनकरेज होगे, आप अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो। इसको हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। ये जो अमाउंट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी 15% टैक्स में से 10% सब्सिडीज़ माइनस कर देते हो, जो भी नेट अमाउंट आपका आता है वो NIT होता है, उसको आपको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होता है, इसलिए इन्होंने इसको NIT के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। ये समझ आया कॉन्सेप्ट NIT वाला? किसी को डाउट है? कोई किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। NIT का कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आया तो? सर NIT के मैंने 2 फॉर्मूले कराए थे। बताओ, मेरे पास तो एक ही है। दूसरे NP माइनस FC लिखा हुआ है। NP माइनस XC? FC वो तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट है, वो अलग है, वो अलग है, इसका फॉर्मूला नहीं है, वो अलग है, अलग है। हाँ, इसके अंदर ज़रूर आता है बट वो फॉर्मूला अलग है। हाँ, उसको रहने दो। ये समझ आया प्रियांशी? ओके, ये समझ आया प्रियांशी? हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट यार। हाँ, ये आ गया। वंशिका तुम्हें समझ आया? हाँ, अच्छा आ गया। मैंने सर बोल, मेरे को यस सुनाई नहीं दिया, सर सुनाई दिया। अनम्यूट करके फिर बोला करो, वो उंगली पहुंचा रहे होते हो वहां तक, अनम्यूट पे यस यस दब जाता, सर की आवाज़ आती है। सर वो ऐसी है, पागल है सर। तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें। सर वो मेरे को बोल रहे थे, ठीक है सर। मैं कह रहा हूँ तुम्हें समझ आया भाई, ये पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है वंशिका जी, ठीक है, थैंक यू, ओके। तो ये NIT है। NIT का आपको दूसरा फॉर्मूला है जो याद करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। आपको जो न्यूमेरिकल्स कर रहे होते हो, आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ कई बार गिवन होती है, आपको NIT निकालना पड़ता है। कई क्वेश्चन में NIT गिवन होता है आपको इनडायरेक्ट, और आपको सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़ नहीं दी होंगी, तो सीधा सीधा आप उससे निकाल सकते हो। ज़्यादातर तो क्वेश्चन में आपको ITs और सब्सिडीज़ अलग से दी होती है, ठीक है, जैसे बताया जाता है। ओके, तो इसका इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैं आपको नहीं समझा रहा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको। साथ के साथ अब यहाँ पे बात, हाँ ये आपको याद ज़रूर करना है क्योंकि ये 1122 मार्कर में आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सब्सिडीज़ क्या होती है, या NIT किसको बुलाया जाता है, व्हाट इज़ NIT, तो ये याद कर लेना प्लीज़, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आपकी बुक में ही दिया होगा सब्सिडीज़ के नीचे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब ये बोलोगे बड़ा नया सा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा भी है, पर इसको आसान हम लोग कर देते हैं, इजी से इजी, ठीक है। जिन जिन लोगों ने नेशनल इनकम किया हुआ है, शायद स्कूल में ऐसा लिखवाया नहीं हो, फैक्टर के आगे सीधा फैक्ट्री कर दो, फैक्टर को फैक्ट्री बना दो, ठीक है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट वही कॉस्ट होती है जो आपके फैक्ट्री में सामान जब तक है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट के नाम से जानेंगे, इसलिए इसको फैक्ट्री कॉस्ट आपको लिखना नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट आपको सिर्फ अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं ये जो है जुगाड़ लगवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यानी आपका माल अगर फैक्ट्री में है तो वो फैक्टर कॉस्ट है, और जैसे ही वो मार्केट में जाएगा वो मार्केट प्राइस पे कवर हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे होगा उसके ऊपर हम लोग आते हैं। अब बेसिकली होता क्या है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे, ध्यान से सुनना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट देते हैं, 4 चीज़ें दे रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो अमाउंट इंक्लूड होता है, रेंट का कंपोनेंट, वेजेस का कंपोनेंट, इंटरेस्ट का कंपोनेंट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, ये सब फैक्टर कॉस्ट के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं कि यानी अगर आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो भी पैसा खर्च किया है वो फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि वो फैक्ट्री के अंदर ही रहेगा, फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होगी, और अल्टीमेटली जब तक वो फैक्ट्री में है तो वो फैक्टर कॉस्ट का ही पाता है। तो फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, हमने गुरुवंश की फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था, तो जो व्हील कवर गुरुवंश बना रहा है उसका फैक्टर कॉस्ट क्या है,
सिंपल सी बात कि अगर हम देखा जाए तो बोलेंगे हम मान के चले 80 रुपये पड़ रहा है, 20 रुपये उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा हुआ है, तो 80 रुपये उसका फैक्टर कॉस्ट है। प्रॉफिट लगा के जब वो मार्केट में बेचना और प्लस टैक्स भी लगाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी उसके ऊपर भी आता होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी फैक्ट्री के अंदर रहते रहते आ रही है, दैट इज फैक्टर प्रोडक्शन। अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको जो है फैक्टर कॉस्ट में जानते हैं। और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस पे आप पहुंचते हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, जैसे गुरुवंश ने अपने व्हील कवर का प्राइस 100 रुपये रखा और 15% टैक्स है तो 115 रुपये का हो गया, तो मार्केट में जब बिकेगा वो टैक्स लग के बिकेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, मार्केट प्राइस। उसको क्या बोलेंगे, मार्केट प्राइस। तो यानी जो भी गुड्स आप सील्ड पैक जिस पे MRP लिखा होता है मार्केट से ख़रीदने के लिए जाते हो, वो सारे का सारा मार्केट प्राइस में बिक रहा होता है। उसका फैक्टर कॉस्ट अलग है, मार्केट प्राइस हम मार्केट प्राइस पे ख़रीदते हैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, एंड उसमें से कई लोगों को जिनको सब्सिडी मिलती है वो भी माइनस हो जाती है, ठीक है। तो इस पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करने पड़ेंगे, जो गुरुवंश की फैक्ट्री वाला फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, फैक्टर कॉस्ट से, ध्यान से सुनना, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए आपको प्लस NIT करना पड़ेगा, प्लस NIT, ध्यान रखना। क्योंकि फैक्ट्री का कॉस्ट है, फैक्ट्री से मार्केट में जाओगे तो जैसे ही माल फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो क्या लगा के बेचोगे, टैक्स लगा के बेचोगे, तो NIT ऐड करना है, तो NIT ऐड कर दोगे तो मार्केट प्राइस पे आ जाओगे। आई बात समझ, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज मार्केट प्राइस। और ये मार्केट प्राइस में से, अब कहते हैं मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्ट्री पे वापस आना है तो क्या करना होगा, NIT माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। क्योंकि मार्केट प्राइस से अब गुड्स दोबारा वापस आ जाएंगे फैक्ट्री में, तो आप जो टैक्सेस नहीं लगाओगे तो टैक्सेस लेस कर दोगे, तो इसमें क्या होगा, आपका फैक्टर कॉस्ट पे वापस आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये ना यहाँ पे, आप वैसे ही वरना फॉर्मूला एक लिख लेना, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। और मतलब बेसिकली ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए होता है, NIT का रोल इसमें कम है, चाहिए तो होता है NIT, तभी आप पहुंच पाते हो, तो ये NIT का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, फैक्टर कॉस्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट, जो माल आपकी फैक्ट्री में पड़ा है वो फैक्टर कॉस्ट है। आप माल बाहर निकालोगे फैक्ट्री से तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, सब जगह यही होता है, सब जगह A to Z जो बिज़नेस कर रहे हैं प्रोडक्शन वाले, मार्केट में बेचोगे तो टैक्स ऐड करना है, तो NIT ऐड कर दो तो आप मार्केट प्राइस पे आ जाओगे, और मार्केट प्राइस से वापस अगर आपको फैक्ट्री के कॉस्ट पे आना है तो माइनस कर दो NIT, ठीक है, माइनस कर दो, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। ये चीज़ है, क्योंकि जब भी हम जैसे नेशनल इनकम या जो है डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे होते हैं तो इसको हम लोग या तो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। तो अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट पे निकालो तो आपको फैक्टर कॉस्ट से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और अगर मार्केट प्राइस पे बोला तो मार्केट प्राइस से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी होता है। ये बात आई समझ सबको, ये बात आई समझ सबको, किसी को डाउट है इसमें, किसी को भी डाउट है तो अनम्यूट कर आ गई सर, आ गई, ठीक है। और किसी को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ ले। अदिति, अंकित, कृतिका, गुरुवंश, प्रियांशी ने बोल दिया, वंशिका, ओके चलो डाउट नहीं है, ठीक है, कूल। तो ये आप अभी तक फिलहाल देखा ग्रॉस, हमने ग्रॉस और नेट का डिफरेंस पढ़ लिया, दोबारा फटाफट रिकॉल करा देता हूँ। ग्रॉस बड़ी टर्म है, नेट छोटी टर्म है। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे नेट पे पहुंच जाओगे, नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस हो जाता है। फिर NIT हम लोगों ने पढ़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका लायबिलिटी और बर्डन किसी और इंसान के ऊपर पड़ता है, GST का एग्जाम्पल मैंने दिया था। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ माइनस कर दोगे तो NIT आ जाएगा आपका, ठीक है, NIT आ जाता है। तो NIT को निकालने का तरीका क्या है, IT में से सब्सिडीज़ माइनस करो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए MP और FC का फ़र्क हो जाता है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट मैंने अभी जैसा आपको बता दिया, फैक्ट्री वाला कॉस्ट है, ठीक है। जब तक माल आपकी फैक्ट्री में है तो फैक्टर वाला कॉस्ट ही इंक्लूड होएगा। जैसे ही माल अपनी फैक्ट्री से आप बाहर निकालोगे उसमें टैक्स जोड़ना पड़ता है, तो प्लस NIT कर दोगे, और वहाँ से वापस आओगे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे तो माइनस कर दोगे NIT, ठीक है। ये चीज़ करी जाती है, ठीक है, ओके। और लास्ट है इसमें, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ सिंपली मैं बता देता हूँ अभी फ़िलहाल क्या है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये, एक बार में जल्दी से समझ नहीं आएगा। ये है NFIA,
ठीक है, NFIA की ज़रूरत हमें ना डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे अभी डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ आर कंट्री, ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। एंड जो नॉर्मल रेजिडेंट्स का क्राइटेरिया हो जाता है फिर वो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो डोमेस्टिक से जब नेशनल पे पहुँचोगे हमें NFIA चाहिए होता है। NFIA का मतलब है, फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी ये देखो नेट का कॉन्सेप्ट घुस गया, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, याद करो क्या था फैक्टर इनकम, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है फैक्टर इनकम, ठीक है। फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम कहाँ से आ रही है, फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो जो भी नेट अमाउंट होएगा इसका वो हम लोग डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम हमारी आ जाती है, ठीक है। अब ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी मैं वर्बली बता रहा हूँ, अगली क्लास में हम लोग बोर्ड पे करेंगे इसको, सिर्फ अभी फ़िलहाल ये ध्यान रखो इसको। अब ये नेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अब हम इसको अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हम अपनी कंट्री में बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं बैठ के, बाहर के लोग आके, कुछ हमारे लोग जो है बाहर जाके काम कर रहे हैं, वही 1 साल वाला क्राइटेरिया। और जैसे ही वो चेंज हो जाता है 1 साल के बाद वो बाहर रह रहे हैं और वो 1 साल के बाद जो है यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ से कुछ पैसा बाहर जाएगा, वहाँ से कुछ पैसा यहाँ पे आएगा, ऐसा ही होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके दोस्त यार, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह ये सारे लोग बाहर होंगे, पैसा भेजते हैं, पैसा लेते भी हैं, सब चीज़ें चल रही होती हैं। इसको हम लोग नेट में कन्वर्ट कर देते हैं। नेट का मतलब क्या है, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सिंपली देखा जाए, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया हुआ है ताकि आसान रहे, फीफा माइनस फीपा, ठीक है, फीफा FIFA, फीफा माइनस फीपा FIPA, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो पैसा बाहर से आएगा, माइनस जो पैसा यहाँ से आपने बाहर भेज दिया यानी पेड अब्रॉड, ये इसको जो है नेट अमाउंट जो भी आएगा इसको माइनस करके उसको हम लोग बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। एज सिंपल इज दैट, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे भी ना याद हो रहा होता फॉर्मूला तो रट्टा मार लेना, सिंपल सी बात है, आपके यहाँ कंट्री से जो पैसा बाहर गया हो कमा के और आपके कंट्री में जो पैसा बाहर से यहाँ पे आया हो उसको माइनस कर दोगे तो NFIA आ जाता है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वाला अमाउंट फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ से जाएगा वो माइनस होके तो NFIA निकलता है, नेट, ठीक है। सिर्फ हमें फीफा नहीं निकालना है, हमें नेट वाला अमाउंट निकालना है, ठीक है। समझ आई ये बात, NFIA का कॉन्सेप्ट समझ आया, फिलहाल इसमें और आगे भी है, फिलहाल ये वाला पॉइंट समझ आया, अगर नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ लो प्लीज़। ओके कूल, ठीक है। तो आज हम फिलहाल इतना ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत आया। प्रियांशी क्या नहीं समझ आया बताओ, मैं बता देता हूँ। ये जो आपने फीफा बताया, फीफा बताया, इसको सिंपलीफाई मैंने कर दिया था, मैं दोबारा बता देता हूँ प्रियांशी। ये ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, शॉर्ट फॉर्म में इसको NFIA बोलते हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट को अलग कर दो, फैक्टर इनकम को अलग कर दो, फ्रॉम अब्रॉड अलग कर दो। नेट को साइड करो, सबसे पहले फैक्टर इनकम पे फोकस करो। फैक्टर इनकम होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये हम डोमेस्टिक टेरिटरी में भी बैठ के कमाते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो हमारी कंट्री से कमा के लोग बाहर ले गए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जो हमारी कंट्री वाले लोग बाहर से कमा के हमें यहाँ पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें रिसीव, पहले हम लोग पॉजिटिव साइड पे क्या लिखते हैं, जो हम पहले रिसीव करते हैं फ्रॉम अब्रॉड, माइनस जो हमने पेड किया है, ठीक है, उसको वो अमाउंट दोनों का दोनों हम लोग माइनस कर देंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ठीक है। तो हमारे सामने जो अमाउंट आएगा वो आएगा NFIA का,